चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। महीनों तक उठापटक और तमाम खींचतान के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव गुट को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली है तो शरद पवार गुट के खाते में 10 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली है। एमवीए में सांगली और भिवंडी सीट पर जो पेच फंसा था वो भी अब सुलझ गया है। सांगली सीट उद्धव गुट के खाते में आई है जबकि भिवंडी सीट शरद पवार गुट को मिली है। डिटेल्स लेते हैं विन्या से। तो विन्या ये बताए एमवीए में अब जो बात बन गई है ये सुलह कैसे हुई और पहले तो काफी खटपट की खबरें भी आ रही थी। महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से महाविकास आघाड़ी में टकराव शुरू था, लेकिन आज हमको देखने मिला कि तीनों पक्ष इकट्ठे आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह गए कि अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। अगर हम देखें तो कब से चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही थी कि इन तीनों में आपस में बेबनाव है और कम से कम 3 जगहों पर अभी भी तकरार जारी है। लेकिन आज महाविकास आघाड़ी ने ये बता दिया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 21 जगहों पर लड़ेगा और राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप 10 जगहों पे लड़ेगा और कांग्रेस 17 जगहों से चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अब इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से, हालांकि ये फॉर्मूला पहले से ही हमें पता था, लेकिन जिस चीज़ पर तकरार थी वो 3 सीटें महाराष्ट्र में, सांगली की और भिवंडी की और मुंबई दक्षिण मध्य की, इन तीनों पर अभी भी कांग्रेस में काफ़ी अच्छा खासा बेबनाव है। हम देखें अगर नाना भाऊ पाटोले जिन्होंने इस सवाल पे जवाब देने से इनकार किया कि क्या कांग्रेस खुश है, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को सबको इकट्ठे लेकर लड़ना है और इसी में शायद कांग्रेस का स्टांस छुपा हुआ है कि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर भी हमें इन ऐसी सीटों को देना पड़े जहां पे हमारे अपने उम्मीदवार हैं और जहां पे हमको खुद को लड़ना है, फिर भी हमें इंडिया ब्लॉक को मजबूती देनी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तौर पे लड़ना है भाजपा के खिलाफ और इसी के चलते आज ये अनाउंसमेंट जो है वो हो गई है। लेकिन अभी भी अगर सूत्रों की माने तो कांग्रेस में अच्छी खासी नाराज़गी इन तीनों सीटों को लेकर है। हम देखेंगे कि कांग्रेस के जो सांगली के नेता हैं वो शाम तक अपनी भूमिका स्पष्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा है, विश्वजीत कदम ने पहले ही सोशल मीडिया द्वारा और मीडिया द्वारा ये बता दिया है कि वो कैंपेनिंग में नहीं उतरेंगे जब तक कांग्रेस क्लैरिटी ना दे और अपनी उम्मीदवार को ना उतारे। अब शिवसेना ये बताते हुए कि ना वो सांगली पर क्लेम छोड़ेगी, ना वो मुंबई दक्षिण मध्य जहां से उसने ऑलरेडी अनिल देसाई का नाम अनाउंस कर दिया है वहां से क्लेम छोड़ेगी। भिवंडी पर शरद पवार ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो इन तीनों शुक्रिया विन्या ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। वहीं एमवीए में सीट शेयरिंग का फाइनल होने के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तड़ी पार करने का वक्त आ गया है, वो तड़ी पार होगा। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ी पार करना है तो जनता करके दिखाई। वहीं आज नवरात्रि के पहले दिन राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। यूपी के पीलीभीत में जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन शक्ति का अपमान करता है और शक्ति के उपासक कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है
उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निशाना साधा है। राजनाथ ने कहा कि न्याय पत्र एक क्रैश हो रहे बैंक के चेक से ज्यादा और कुछ नहीं है। मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है, वह यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से अधिक यह कुछ नहीं है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत सभी पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर मान सम्मान को चोट पहुंची तो करारा जवाब देने से भारत नहीं हिचकेगा। मन बना लिया है कि इस बार तपिर गांव जी को फिर से पहले से कहीं अधिक मतों से विजय दिलाकर उनको भारत की संसद में भेजना। यदि आप लोगों ने मन बना लिया, जरा हाथ उठाकर तालियां बजाइए तो मैं मान लूं कि आप लोगों ने मन बना लिया। पीछे के लोग जो बैठे हैं, अच्छा वहां भी बज रही हैं तालियां, तो मैं मान लिया। हमारे सारे एमएलए जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे एमएलए कौन है, जरा खड़े हो जाइए। कहाँ हैं? एक बात, खड़े हुए जनता के सामने एक बार इनके लिए भी तालियां बजाकर आशीर्वाद आप सभी दे दें। आपसे अपील करना चाहता हूं, तपिर गांव जी, एक आपसे मैं आग्रह करूंगा, चुनाव जीत जाने के बाद, हमारे सारे एमएलए के चुनाव जीत जाने के बाद, एक बार हमको कहीं यहां चाहे अगल बगल कहीं एक बार और बुला लेना। चुनाव जीतने के बाद यदि अगर मैं आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। हमारे यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इस बात को हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। वहीं हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा की मौजूदगी में बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले उनके बेटे विजेंद्र भी शामिल हो चुके हैं। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तैयारी भी जोरों से चल रही है। मतदान केंद्रों तक ईवीएम पहुंचने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की स्पेशल रिपोर्ट जो उन्होंने अहमदाबाद में चुनाव आयोग के सेंट्रल ईवीएम डिस्पैच सेंटर से की है। चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। कुछ दिनों के बाद पहले चरण का मतदान भी शुरू हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। अभी हम अहमदाबाद के एक वेयर हाउस में है जहां पर इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है ईवीएम मशीन और वीवीपैट का। आप देखिए कि गुजरात के हर जिले का जो चुनाव अधिकारी है उनको यहां पर भेजा गया है जो इस प्रक्रिया में शामिल है, और यहां से वो जितने भी ईवीएम या तो वीवीपैट है वो ले जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर बंद बक्से में ले जाया जा रहा है, यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है और यहाँ से सीधा अपने अपने जिले के जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि
पूरा का पूरा एक सीरियल नंबर और वो लिख कर दिया गया है ताकि कोई भी चूक ना हो और पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एकदम फुल प्रूफ हो। यहाँ पर आगे से लेकर पीछे तक आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि प्रक्रिया चल रही है और ये लगातार 4 दिन तक चलने वाली है और हर जिले के अंदर वीवीपैट और ईवीएम मशीन को भेजा जाएगा, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर नोट किया जाएगा, उसी सीरियल नंबर को जो भी जिले में ये ईवीएम जाएगा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर दिया जाएगा और चुनाव के दिन उनको अलग अलग जगह पर अपने जिले में भेजा जाएगा। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य और आनंद होगा, लेकिन गुजरात की 2 ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ एक वोटर है, लेकिन वहां पर भी चुनाव आयोग ने वो एक व्यक्ति वोट कर सके उस तरह का प्रबंध किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो लोकतंत्र है वो सबसे दुरुस्त है और प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा है कि इलेक्शन टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि दुनिया देखे कि हमारा प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है, उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। तो ये बड़ी खबर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाईकोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। तो इस खबर पर अब ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं सीधा असीम मनचंदा के पास। तो असीम, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद उन्होंने इस गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। ये बता दूं कि बेल याचिका को लेकर के चुनौती नहीं थी, ये उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध बताया था। उनका कहना था कि उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो पीएमएलए एक्ट का उल्लंघन है। इसको ईडी है उसने कहा था कि नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी सही की है। जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने उस पूरे मामले की सुनवाई की थी और 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था उसकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम के लिए या जो आम आदमी है उनके लिए अलग अलग नियम कानून नहीं हो सकते, उनको कई बार सम्मन भेजेगा तो उनको उपस्थित होना चाहिए था। इससे ईडी की जो जांच है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंची है। तो जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली, ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पहले ही न्यायिक हिरासत के अंदर है, तिहाड़ जेल के अंदर है। 15 तारीख तक उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ। अब केजरीवाल कल जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहां से राहत की मांग कर सकते हैं। शुक्रिया असीम, ये पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से असीम बता रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है, उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चुनावी मूड माहौल की। आज चुनावी मूड माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं गाजियाबाद का हाल। घंटाघर मेन बाजार में व्यापारियों के साथ चुनावी माहौल का मैंने जायजा लिया है। देखिए ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के सबसे पुराने बाजार घंटाघर की मेन मार्केट में। इस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर ड्राई फ्रूट्स या फिर घर का जितना भी छोटा मोटा सामान है वो सब कुछ मिल जाएगा। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक मशहूर है, उसी तरह से गाजियाबाद में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये घंटाघर की मेन मार्केट मशहूर है। तो यहाँ पर जो मौजूद कारोबारी हैं हम उनसे जानेंगे कि गाजियाबाद में चुनावी माहौल किस तरह का है, लेकिन उससे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं इस मशहूर मार्केट की। भीड़ भाड़ वाली गलियां, चप्पे चप्पे पे खरीदार और आपकी हर जरूरत का सामान।
गाजियाबाद का ये सबसे पुराना बाजार आपको दिल्ली के सदर बाजार या चांदनी चौक जैसा ही दिखेगा। इस मार्केट के इतिहास में नजर डालें तो 1958 में यहाँ पर ये दुकानें अलॉट की गई थी। उस वक्त इसके आसपास जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। घंटा घर का ये मेन बाजार होम डेकोरेशन के सामान, खिलौने, खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियाँ, किचन आइटम्स और फैशन वेयर के लिए काफी फेमस है। यही वजह है कि आपको यहाँ महिला कस्टमर्स की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर व्यापार कर रहे कारोबारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अहम लोकसभा सीट गाजियाबाद की चुनावी कवरेज में आइए अब आपको दिखाते हैं घंटाघर मेन बाजार के कारोबारियों के साथ चुनावी चर्चा। आप लोग वोटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो पिछले 5-10 साल की बात करें तो क्या बदलाव आपने देखा है? जब से बीजेपी आई है तो एक तो व्यापारी सुरक्षित काफ़ी महसूस करता है अपने आप को। एक जो है कोई भी बात अगर कोई घटना व्यापारी के साथ घटती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन तुरंत सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। भाई अगर आपके कारोबार की बात करें, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, तो वो जो रिफॉर्म्स कर रही है, खासतौर पर अगर हम जीएसटी के बारे में आपसे पूछना चाहें तो क्या आपको लगता है कि अब सिंप्लीफाई हो चुका है ये पूरी टैक्स प्रणाली? अभी भी आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं? नहीं, टैक्स प्रणाली तो अब आगे आगे धीरे धीरे आप देखोगे सब कुछ विदाउट जीएसटी तो ख़त्म ही हो जाएगा। काफ़ी कुछ टैक्स के दायरे में आ गया है। अब व्यापार जो है बिना टैक्स के आप कर नहीं सकते। आप भी यहाँ पर करीब 45 साल से कारोबार कर रहे हैं। अगर हम एक बाजार की बात करें, जिस तरह से दिल्ली में चांदनी चौक, वही गाजियाबाद में घंटाघर, तो यहाँ पर कितना सुधार हुआ है? सड़कों का चौड़ीकरण होने वाला है। जो भी सरकार की योजनाएं देखो वो तो अच्छी योजनाएं होती हैं। बाकी बाजारों में तो जैसे पहले था वैसे ही है अब भी। हमारे यहाँ के विधायक अतुल गर्ग जी अब सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, हर किसी से कोऑपरेटिव इंसान है। अंकल आप बताएं, आप यहीं के वोटर हैं गाजियाबाद के? तो पिछले 5-10 साल में कुछ सुधार हुआ है गाजियाबाद का? कोई सुधार नहीं बोल सकते। पुरानी मुंसिप का तो है ना है और ना हो। क्या वजह मानते? क्या क्लियर सब ढोंगे सबके। क्या कुछ सुधार है जो होना चाहिए? सुधार ना हो आगे क्लियर खुल कर कह रहे हैं। यहाँ पर अक्सर दिक्कत होती है एक पार्किंग की, जो सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल इससे यहाँ के ट्रेडर्स जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो या फिर पार्किंग की हो, उस लिहाज से यहाँ पर चुने हुए जो नए सांसद हैं ध्यान दें और इस मार्केट को और ज़्यादा रीडेवलप किया जाए। दीपाली नंदा, घंटाघर मेन बाजार, गाजियाबाद। चलिए अब बात करते हैं चुनावी अड्डा की। पॉलिटिक्स में ब्रांड की क्या अहमियत है और ब्रांड मोदी क्यों ब्रांड राहुल या ब्रांड ममता या ब्रांड केजरीवाल से आगे हैं? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Still keeping inventory for 30 days? Get in touch with experts. Om Logistics Limited, making business simple. Gujarat Tool Room Limited declares a massive 100% dividend, record date set to be 20th April 2024. ICL FinCorp announces public issue of secured NCD. Double your investments in just 68 months and earn high returns. To view the prospectus and download the application, visit iclfincorp.com. बारिश का पानी स्ट्रेस बढ़ाए, छत लीकेज और कंट्रोल हो जाए तो सिविलटेक डैमसील वाटरप्रूफिंग छत पर लगाए। Civiltech Damseal, waterproofing expert by SD Paints. Tirth Gopikon Limited is launching its IPO on NSE Emerge at rupees 111 per share. Total issue size is 44.40 crores. Issue opens on 8th April, closes on 10th April. Issue lead managed by Interactive Financial Services Limited. मैंने मेरे सीईओ को बोला अगर आप मेरे लिए अभी प्राइवेट जेट भी भेजोगे ना तो भी मैं नहीं आऊंगा। ये साला मेरा ब्रदर इन लॉ, काम कम शोर ज्यादा, और ये मेरा वोल्टा स्मार्ट एयर एसी।
ये सुपर साइलेंट चलता और इसका स्लीप मोड बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग रूम ठंडा रखता। सो स्मार्ट, शोर कम, काम ज्यादा। Gujarat Tool Room Limited declares a massive 100% dividend. Record date set to be 20th April 2024. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की। आज हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ, मगर आखिर के 2 घंटों में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 59 अंक और निफ्टी 24 अंक गिरकर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, रियलिटी, बैंकिंग शेयरों में रही। वहीं पीएससी, इंफ्रा, ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान का कहना है कि आने वाले समय में मेटल शेयरों में तेजी दिख सकती है। उनके मुताबिक हिंडाल्को, वेदांता में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में जो रिवाइवल दिख रहा है उसके लिए जो डिमांड मेटल की है और हमारे डोमेस्टिकली इतना रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है वहां पे भी इस टाइप का है। थोड़ा सा इनपुट साइड पे कोक की वजह से, कोकिंग कोल की वजह से थोड़ा सा भाव बढ़ा है। इंप्रूवमेंट खास करके जो कॉपर को लेके वेदांता, हिंडाल्को, इन सब में अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको ज्यादा एक सिक्योर ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है। तो आई वुड बिलीव कि वाइल स्टील वाली कंपनीज भी चलेंगी, उसमें भी खास करके जो बड़ी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देख लीजिए, टाटा स्टील, सब में पॉजिटिविटी है। बट कॉपर को लेके जो पोजिशनिंग है, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, उसमें वेदांता और हिंडाल्को, पर्टिकुलरली हिंडाल्को मुझे लगता है अभी भी अंडर वैल्यूड है। वो जब रिजल्ट के बाद गिरा था वो पूरी रिकवरी अभी बाकी है, तो हुई नहीं है। यहाँ से अच्छी खासी आपको एक 25-30% की इस साल की अपसाइड बनती हुई दिख सकती है। चलिए अब बात करेंगे सोना चांदी की, जो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। एमसीएक्स पर सोना 71,500 तो वहीं चांदी 82,400 के स्तर पार कर चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी बुलियन रोज नए हाई बना रहा है। ऐसे में क्या है इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी का कारण? क्या अभी सोना चांदी खरीदने का सही समय है? बताने के लिए अब हमारे साथ है मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, ये बताएं कि सोना चांदी के भाव अभी और कितने बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? जोरदार तेजी यहां पर सोने और चांदी में जारी है। सोने में ऑल टाइम हाईज हमने आज फिर से बनते हुए देखे हैं। 71,100 के ऊपर के लेवल्स यहां पर बने। तो जहां तक चांदी की बात है, 82,000 प्रति किलो के ऊपर के स्तर हमने यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। जहां तक सोने की बात है, यहां पर फंड्स की जो खरीदारी है वो जारी है। चाइना में हमने बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स होते हुए देखे हैं, डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड होते हुए देखे हैं। और जो लेटेस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा आया है वो बताता है कि मार्च 17वां ऐसा महीना था जब चीन की तरफ से हमने रिजर्व्स में गोल्ड की खरीदारी होते हुए देखी। सिर्फ चाइना ही नहीं, भारत, इराक, टर्की, कजाकिस्तान, ईस्ट यूरोप के कई देशों ने यहां पर गोल्ड को अपने रिजर्व्स में लिया है। आगे जाके भी माना यह जा रहा है कि जिस तरह का ये मोमेंटम है, कुछ और तेजी आप यहां पर सोने में बरकरार देख पाएंगे। अब जहां तक चांदी की बात है, भारत ने फरवरी में रिकॉर्ड इंपोर्ट किए हैं। उस समय तो प्राइसेस बहुत ज्यादा थे भी नहीं, लेकिन अब बाजार को लगता है क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा है, अब धीरे धीरे यहां पर फेस्टिवल्स और शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो इन हायर स्तरों पर भी आप खरीदारी लगातार देखेंगे जिनको जरूरत है पहनने ओढ़ने के हिसाब से। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब भी यहां पर एक करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं। बाजार इतना ज्यादा चढ़ चुके हैं तो कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहां पर जरूर जताई जा रही है, लेकिन आप शॉर्ट करके काम करें ऐसा अभी भी आपको कोई यहां पर एडवाइस नहीं करेगा। मार्केट्स में ये माना जा रहा है कि हायर हाईज आप सोने और चांदी दोनों में ही इस पूरे साल में बरकरार देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। अगर हमें नौकरी बदलने की टेंशन ना रहे तो सोचिए कितना अच्छा होगा। दरअसल हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें लोगों ने एक ही कंपनी में बने रहने की वजहों पर बात की है। तो आखिर क्या है एक नौकरी में रहने के राज? आज इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।